बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आप सभी का। आपके साथ मैं हूँ ऋतिका पांडे। आज के हमारे खास कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने जोधपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में शिशु स्वास्थ्य और नवजात शिशुओं की देखभाल के क्षेत्र में एक नई अलख जगाई है। जी हाँ, आप वत्सल्य चाइल्ड केयर और बालाजी अस्पताल जोधपुर में सीनियर कंसल्टेंट हैं, आप पीडियाट्रिशियन हैं और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे एनएनएफ मारवाड़ सोसाइटी के अध्यक्ष भी आप हैं और ए आईएपी मारवाड़ के पूर्व अध्यक्ष के रूप में भी इनका नेतृत्व काफी सराहनीय रहा है। आपको बता दें जेनेटिक्स और नियोनेटोलॉजी के विशेषज्ञ हैं आप डॉक्टर प्रदीप जैन साहब आज हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। पर डॉक्टर साहब के लिए सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि नन्ही सी जान में जो नई मुस्कान भर देते हैं वो डॉक्टर प्रदीप हैं, जो दुआओं को भी सच कर देते हैं। सिर्फ इलाज नहीं करते हैं, ये बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं, तजुर्बे और इल्म से हर मुश्किल को निखारते हैं। जेनेटिक्स और भविष्य की अगर चलिए हम थोड़ी सी बात करते हैं तो आपने ना मेडिकल जेनेटिक्स और जेनेटिक काउंसलिंग में आईसीएमआर कोर्स किया है। आम जैसे बात करें तो आम माता पिता के लिए जेनेटिक काउंसलिंग आपको क्यों लगता है जरूरी है और क्या इससे इसके जरिए आने वाली पीढ़ी को जन्मजात बीमारियों से भी बचाया जा सकता है, ये भी रिलेटेबल है? बिल्कुल। जेनेटिक्स में जिस तरह प्रगति हुई है वो बड़ा विस्मयकारी है। अभी हर बीमारी के पीछे, चाहे हम ग्रॉसली कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो या कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो या कोई बिहेवियरल डिसऑर्डर हो, कोई ना कोई जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट है। यानी अल्टीमेटली हमारा शरीर का जो स्केलेटन है वो हमारे जीन्स है। जीन्स हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स और दूसरे तरह के हार्मोन्स बनाते हैं और वो प्रोटीन सारी क्रिया करते हैं। तो जो भी डिफेक्ट्स हैं, जो भी हो रहा है, उनमें जेनेटिक्स का कोई ना कोई रोल है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें जेनेटिक्स के इम्पैक्ट को हम बाहर के एनवायरनमेंट की मदद से या अच्छे इलाज की मदद से बदल पाते हैं, पर कुछ बीमारियों में बदल भी नहीं पाते। जैसा आपका सवाल था, जेनेटिकल आइडेंटिफिकेशन होने की वजह से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि भविष्य में क्या क्या संभावित बीमारियां उस व्यक्ति को हो सकती है। यानी एक पर्टिकुलर जीनोटाइप में न्यूरोडीजेनरेशन 40 साल की एज पे होगा, जैसे प्रीमेच्योर डिमेंशियाज होते हैं, हंटिंगटन डिजीज होती है, तो जीन पता लगाने से पहले ही पता चल जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अनुवांशिक बीमारियां हैं या किसी बच्चे की जल्दी मृत्यु हो रही है और अगर उसका कोई जेनेटिक कारण पता चल जाए तो निश्चित तौर पे माँ के पेट में ही उस बच्चे की जेनेटिक डायग्नोसिस की जा सकती है। और अगर ऐसा पाया जाए कि इस समय के स्थिति में उसका इलाज संभव नहीं है या माता पिता के बस की नहीं है, या माता पिता और डॉक्टर्स मिलकर निर्णय ले सकते हैं कि उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाए कि ना किया जाए, तो यहां तक भी किया जा सकता है। जीन्स की जेनेटिक थेरेपी भी धीरे धीरे, हाँ जी, नहीं जारी रखिए डॉक्टर साहब, आप बोलिए प्लीज। हाँ, जेनेटिक थेरेपी भी धीरे धीरे आगे आ रही है। कई तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर्स ट्रीटेबल है, इलाज संभव है उनमें, तो वो भी अच्छी बात है। और इस तरह से काफी चीजें बदल रही है और अभी ये इवॉल्विंग साइंस है और तेजी से और बदलेगी। बहुत कह सकते हैं कि प्रगति अगर हम देखा जाए तो मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है। जिस हिसाब से अगर मैं बात करूं, 25 सालों का आपका अनुभव है, आपने सारे दौर देख लिए, सारा समय देख लिया आपने। तो चलिए अब मैं बात करूंगी जैसे लाइफस्टाइल और बीमारियों का जो एक तालमेल है ना, बड़ा कॉमन सा है। तो अक्सर माना जाता है कि लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां बड़ों को होती हैं, लेकिन आपकी विशेष रुचि बच्चों में है, तो आपसे जानना चाहूंगी लाइफस्टाइल डिजीज को लेकर भी क्या ये सब देखने को मिलता है? क्योंकि अगर आजकल के बच्चों की बात करें डॉक्टर साहब, खान पीन और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो गई है वो स्क्रीन टाइम के कारण कौन से बड़े खतरे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा और मेरे दिल के बहुत करीब है इस समय, क्योंकि बीमारियां बहुत अधिक संख्या में। लाइफस्टाइल यानी हम किस तरह जीते हैं, किस तरह रहते हैं, किस तरह का खान पान करते हैं, कैसा हमारा एटीट्यूड है, क्या हमारी जीवन की फिजिकल एक्टिविटी के बारे में है, ये सब चीजें उसमें शामिल होती है। इन सालों में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के जो बारे में इंडिया में जो काम शुरुआत 2011-12 से शुरू हुआ था और उसके बाद तेजी से ऐसी बहुत सी बीमारियां आइडेंटिफाई की जा रही है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे अभी की अगर मैं बात करूं, हमारे बच्चों में ओबेसिटी और ओवरवेट की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। अर्बन पॉपुलेशन में, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस यस, यू आर ऑडिबल, आप बोलिए, आराम से सुन पा रही हूं मैं। हाँ, तो हमारे बच्चों में अभी ऐसा मानना है मेरा, शहरी पॉपुलेशन में 30% से अधिक बच्चे या तो ओवरवेट है या ओबीज है। जी सही। अब ये कैसे हुआ कि जीवन शैली देखिए, एक बच्चा हमारा जो है, जो स्कूल जाता है, सपोज कीजिए 9 to 5 के बीच में, उसको स्कूल जाने के लिए 8 बजे या 7:30 बजे उसकी बस आ जाती है, 6, 6:30 उसको उठाया जाता है और उसको भेजा जाता है स्कूल में किसी भी तरीके से तैयारी करके।
स्कूल से आने के बाद मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि ज्यादातर मेरा अर्थ है ऑलमोस्ट 50% बच्चों के पेरेंट्स उनको ट्यूशन के लिए भेजते हैं, हम्म। कुछ पढ़ने के लिए भेजते हैं। अब एक चौथी क्लास का, फोर्थ क्लास का या फिफ्थ क्लास का बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल से आने के बाद जा रहा है, तो या तो स्कूल पढ़ा नहीं रही है या पता नहीं वो स्कूल में क्या कर रहा है। और वो जो पीरियड है ट्यूशन का, वो भी 1-2 घंटे का है, उसके 1-2 घंटे आगे पीछे बच्चा थक जाता है और अल्टीमेटली बच्चा घर में 7 बजे लौटता है। अब उसे कहा जाए फिजिकल एक्टिविटी कर, तो वो कैसे जी करेगा? सही कहा। स्कूल्स वाले अधिकतर, विद रेस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, या 100%। बहुत सारी कुछ गेम्स का पीरियड या फिजिकल एक्टिविटी का पीरियड ही नहीं रखती है तो वीक में 1 या 2 बार रखती है। तो ना तो वो पढ़ा पा रहे हैं, ना वो फिजिकल एक्टिविटी करा पा रहे हैं, और हम बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो नॉर्मल जिंदगी जिए, अच्छे से व्यवहार करे, अच्छा सा बने। तो ये बड़ा कठिन हो गया। फिजिकल ये सब एक्टिविटी इज लाइफस्टाइल वेरी इंपॉर्टेंट, कहने का मतलब है आपका कि कहने का मतलब ये दिनचर्या की वजह से, अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें, जिस हिसाब से लाइफस्टाइल को प्रोग्राम कर दिया गया है, फिजिकल एक्टिविटी छूटती जा रही है। और जो बच्चों के रूट्स होता है, बचपन होता है, उनको तभी नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं इस तरह की बीमारियां पनपती हैं, आपके कहने का मतलब है। बिल्कुल जैसे सही बात है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गहन चिकित्सा आपने की है, तो एक इंटेंसिव केयर एक्सपर्ट के तौर पर जब कोई बच्चा गंभीर स्थिति पे होता है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ माता पिता की काउंसलिंग करना कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण डॉक्टर साहब आपके लिए हो जाता है? बिल्कुल, ये क्योंकि ये घटनाएं, इंटेंसिव केयर वाली बीमारियां सडनली होती है, और कोई ज्यादातर पेशेंट को पहली बार या अचानक से कोई ऐसी डिजीज होती है जिसकी वजह से उनके वाइटल्स अनस्टेबल हो जाते हैं और उनको आईसीयू में आना पड़ता है। तो पेरेंट्स प्रिपेयर नहीं होते किसी चीज के लिए। 100%। स्पेशली अगर नवजात शिशु कोई सीरियस हो गया, तो कई बार पेरेंट्स प्रिपेयर ही नहीं होते कि हमारा न्यूबॉर्न सीरियस हो जाएगा। जी मेरे बिल्कुल। साथ बड़ी दिक्कत आती है कई बार कि हमारे यहाँ रिवाज है कि बच्चा पैदा होते ही वो लोग, कई परिवारों में अगर लड़का हो गया है या इवन लड़की हो गई है, तो सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। वो इस बात तक इंतजार नहीं करते कि डॉक्टर साहब खबर देते हैं आके कि बच्चा उचित है, स्वस्थ है, या बिल्कुल ठीक है, या सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है क्या, सब कुछ सेलिब्रेट करने के बाद। तो अब जब सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है, तो उनको ये समझाना कि जो आप कर रहे हो बड़ा गड़बड़ कर रहे हो, अभी तो बच्चा ने सांस ही प्रॉपरली नहीं ली है, या उसको कुछ कार्डियक इश्यू है, या कुछ सीजर्स आ गए, कुछ एपनिया हो गया, तो ऐसा कुछ अगर है तो बड़ा कठिन है। तो ये ऐसे चैलेंजेस बहुत आते हैं। पेरेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो अब जब भी कोई सीरियस बच्चा आता होता है, हम लोग ये जरूर प्रयास करते हैं कि उस पर्टिकुलर बच्चे की फैमिली को एग्जैक्टली उस डिजीज की संभावित कोर्स, उसमें लगने वाले इलाज के तरीके, उसमें होने वाली कॉम्प्लिकेशंस, और जो करंट वर्ल्ड लिटरेचर अवेलेबल है उसके हिसाब से क्या है, क्या इंडियन स्टेटस स्ट्रैटेजी है अभी उसकी का, क्या ग्लोबल स्टेटस है, तो वो हम पूरा बताने की कोशिश करते हैं। परंतु समस्या ये आती है कि इवन बताने के बाद पेरेंट्स, मतलब होता ना कि डिनायल फेज में होते हैं, स्वीकार करने की कोई नहीं योग्य एक्सेप्ट स्थिति में करना नहीं चाहता। होते। जी जी, कि हमारे बच्चे के साथ ये कैसा, बिल्कुल हम समझ सकते हैं, एक माता पिता की भावनाएं हैं वो, और उसमें आपकी तो भी भावनाएं जुड़ी होती हैं। सहज तरीके से बड़ा संभालना पड़ता होगा ऐसी सिचुएशन को। तभी हम कहते हैं डॉक्टर्स को सैल्यूट है, हमारे जवानों को, हमारे किसानों को सैल्यूट है इन चीजों के लिए। और कोरोना काल में जो कुछ आप लोगों ने हमारे लिए किया है, हमारी न्यूज 21 की पूरी टीम की तरफ से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने भी एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन निभाया था डॉक्टर साहब अपना। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आगे आपसे ये जानना चाहूंगी कि युवा डॉक्टरों को क्या सलाह देना चाहेंगे। आखिरी 2 सवालों में जानना चाहूंगी कि जैसे कि आप कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्मेलनों में आप फैकल्टी रहे हैं, बड़े सारे आपको अवार्ड्स मिल चुके हैं, तो आज के दौर में युवा जो आपके डॉक्टर्स अब आने वाले हैं आपके क्षेत्र की, अगर मैं बात कर लूं, तो मूल मंत्र क्या देना चाहेंगे ताकि वो भी तकनीक और सेवा के बीच सही संतुलन बना सके? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आजकल के जमाने में बढ़ते हुए कॉमर्शलाइजेशन और फाइनेंशियल एम्बिशन की वजह से कई बच्चे हमारे मेडिकल कॉलेज के मिसगाइड हो जाते हैं। मेरा उनको ये कहना है कि फाइनेंशियली अधिकतर डॉक्टर्स को बहुत अच्छा जीवन गुजरता है, और पर थोड़ा सब्र रखें। वो किसी बिजनेसमैन की तरह या किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में रहने वाले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर की तरह बहुत तेजी से राइज नहीं करेंगे, पर उनकी एक ग्रेजुअल स्टडी ग्रोथ होती रहेगी, और वो आजीवन होती रहेगी जब तक वो आखिरी तक मरीज देख रहे हैं या आखिरी सांस ले रहे हैं। तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको ग्रेजुअली राइज करना होता है, पर आपका प्लेटो आता ही नहीं है। बाकी प्रोफेशन में लोग तेजी से राइज करते हैं, पर 40 से 50 के बीच में प्लेटो आना शुरू होता है, और 50 के बाद टेक्नोलॉजी इतनी तेज चेंज होती है बाकी क्षेत्रों में कि वो एट पार है ना, एक मोस्ट ऑफ दी
टेक्नोक्रेट्स या एमबीएस के लिए वो इजी नहीं होता, पर मेडिकल प्रोफेशन में मेरा खुद का अनुभव है। मैं जब शुरुआती दिनों में था तो मेरे साथी लोग काफी आगे बढ़ गए थे फाइनेंशियली एटलीस्ट, पर डेफिनेटली इस क्षेत्र में होने की वजह से जो रिकॉग्निशन है, जो रेस्पेक्ट है, जो स्नेह है, जो दुआएं आती है, बिल्कुल अगर उसकी कोई बिल्कुल। कॉस्ट निकाल सकते हैं वो उसकी कोई कॉस्ट ही नहीं है, आप उन्हें कॉस्ट ही विश्वास नहीं कर है। सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आज का, ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, कोई ऐसा केस जिस जो आपके आज तक दिल के बड़ा करीब रहा हो, भावुक कोई केस हो सकता है या कोई अचीवमेंट भरा केस हो सकता है जो कभी आप नहीं भूल पाते हो, जब भी बैठते हो उसका जिक्र जरूर करते हो परिवार के साथ, दोस्तों के साथ? हाँ, जो एक्चुअली मुझे याद तो बहुत नहीं रहते, पर कुछ बहुत पेरेंट्स सारी याद चीजें। दिलाते रहते हैं। हाँ तो जी। इन दिनों में मैं बॉम्बे में बॉम्बे के एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था, उमराव नाम का हॉस्पिटल था। वहाँ पे एक बच्चा हमारे पास लाया गया था, पास के नर्सिंग होम से ट्रांसफर करके। वहाँ की एनआईसीयू मैंने डेवलप की थी और इंचार्ज मैं था, फाउंडर इंचार्ज मैं था। तो करीब 550 या 600 ग्राम का बच्चा था। वो उस समय तक यानी ये बात है 2010 से 11 के बीच में, बॉम्बे में जो सर्वाइव किया हुआ सबसे छोटा बच्चा था, और ओह। उसका लोएस्ट वेट 400 ग्राम तक गया था। करीब 21 से 25 दिन हमारे पास रहा, और फिर हम उसको आईसीयू से बाहर निकाल पाए और अगले 10-12 दिन में इसको शिफ्ट करके माँ का दूध पीते पीते बाहर भेज पाए। क्या बात चलिए, है। ये तो हमने बहुत बार किया है, परंतु हम्म। मजेदार बात यह है कि उस बच्चे की माताजी, मेरे ख्याल से बच्चे का नाम शारांश या श्रेष्ठ था, उस बच्चे की माताजी हर उसके बर्थडे पे उसकी मुझे फोटो भेजती है और सो एक स्वीट। धन्यवाद का मैसेज डालती है। क्या आज बात है। 15 साल हो गए, कुछ महीने पहले भी उन्होंने भेजा था, और शायद मैंने इसको एक अखबार की कटिंग आपको भेजी थी, शायद उसकी माँ कहीं पड़ी है उसमें, आपके जी कलेक्शन जी में। जी जी, तो केक बड़ा कटिंग, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम लोग अपना काम सभी करते हैं दिल से, दिया से, पर कुछ पेरेंट्स सच में बहुत हमको एनकरेज करते हैं कि हम इतना इतना पैशनेटली आपने काम जो करें। जो बिल्कुल बिल्कुल एक सेवा भाव से जो आपने, एक भावना के साथ जो आपने उन बच्चे का इलाज किया, आज उनकी माँ, कहते हैं ना, माँ माँ बच्चे का रिश्ता ही ऐसा होता है, वो कितनी कृतज्ञ है कि आज तक उन चीजों से जुड़ी हुई हैं आपके लिए। डॉक्टर साहब, बहुत ही विशेष चर्चा रही है आज की, मैं कहूंगी काफी इन्फॉर्मेटिव रही है। जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं और जो भी नए पेरेंट्स बनने वाले हैं, ये चर्चा आपके बड़ी काम आने वाली है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप जैन जी हमारे साथ जुड़े थे। आप सीनियर कंसल्टेंट हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देने चाहेंगे कि आपने अपने टाइम के बीच में भी हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। फिर किसी चर्चा में आपसे मुलाकात करेंगे। आप भी कुशल मंगल रहे, स्वस्थ रहे, और फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप जैन साहब थे। आज इनसे बात करके न केवल चिकित्सा की तकनीक की पहलुओं की जानकारी हमें मिली है, जी हाँ, ना हमने बारीकियां पहलुओं को समझा है, बल्कि बच्चों के बेहतर भविष्य के प्रति आपकी संवेदनाएं भी दिखती हैं। जी, हम डॉक्टर साहब के बारे में बात कर रहे हैं, जेनेटिक्स से लेकर लाइफस्टाइल तक इनकी दी हुई जो सलाह है हमारे दर्शकों के बहुत काम आने वाली है। तो इसी तरीके के गेस्ट से मिलने के लिए, श्रोताओं से मिलने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए देखते रहे, बने रहे न्यूज 21। अभी के लिए खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज 21। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।